जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं 56(2) रिसीट विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू बी ट्रीटेड एज इनकम। मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हैं या आप किसी को कुछ ले रहे हैं, इन दोनों के बदले जो हम समथिंग इन रिटर्न है। कंसिडरेशन मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ मिल गई और बदले में आपको बहुत ही कम पैसे देने पड़े, या फिर आपको कोई चीज़ मिल गई और आपने पैसे ही नहीं दिए बिना कंसिडरेशन के, है ना। या फिर कोई 50 लाख की चीज़ है, 5,000 में मिल गई, है ना, 5 लाख में मिल गई, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो आपको नहीं लगता कि भाई 50 लाख माइनस 5 लाख जो 45 लाख है वो यहाँ टैक्स होना चाहिए? तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। अंडर दिस क्लॉज इफ एनी पर्सन रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2017-18 ए सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, या तो पैसा मिल गया आपको बिना कंसिडरेशन या फिर प्रॉपर्टी मिल गई विदाउट कंसिडरेशन, inadequate consideration which falls in any of the following 5 category, it is chargeable to tax in the hand of recipient under the head income from other source except, वो सारे के सारे चार्ज होंगे रिसिपिएंट के हाथ में, लेकिन ये 8 चीज़ें हैं जो टैक्स नहीं होगा। वो 8 चीज़ें क्या है? इफ़ मनी प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव, अगर रिलेटिव से मनी मिला है, रिलेटिव से प्रॉपर्टी मिला है आपको। इफ़ मनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, शादी पे अगर किसी इंडिविजुअल को, शादी पे मुझे या आपको अगर बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे मिल गया, बिना कंसिडरेशन के मिल गया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे मिल गया, तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार शादी ही करते रहें। इसीलिए आपने देखा होगा कि शादी के टाइम पे लोग किसी को प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर देते हैं, कार वार क्या क्या बहुत चीज़ें गिफ्ट करते हैं। इवन जो भी चीज़ें लेते हैं शादी के टाइम पे उनको एक गिफ्ट ही माना जाता है। इफ़ मनी प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ विल और इनहेरिटेंस, मतलब वसीयत से विल बना के अगर आपको किसी ने प्रॉपर्टी और मनी दे दिया तो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा वो। इफ़ मनी प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, पेयर की डेथ की वजह से, किसी बंदे की डेथ होगी, उसके डेथ की वजह से आपको कोई मनी प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, वो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। इफ़ मनी और प्रॉपर्टी इज रिसीव फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी से अगर आपको कोई पैसा प्रॉपर्टी रिसीव हुई है तो वो टैक्सेबल नहीं है। नाउ इफ़ मनी प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 1023C, अगर इन जगहों से अगर आपको पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, तो भी टैक्स नहीं करेंगे। इफ मनी प्रॉपर्टी इज रिसीव फ्रॉम अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12(12)A, 12A और 12AA में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराती है, और उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जैसे ज़्यादातर मंदिर ये सब जितने भी होते हैं वो ट्रस्ट भी, जैसा ज़्यादातर एजुकेशन संस्थाएं होती है, ज़्यादातर स्कूल आपको ट्रस्ट ही मिलेंगे। इनसे अगर कोई मनी प्रॉपर्टी अगर रिसीव की जा रही है तो भी टैक्स नहीं करेंगे। और लास्ट है 8, if any property is received by any fund, trust, university or other educational institution, hospital, other medical institutions referred to in 1023, 1023C में एक लिस्ट दी गई है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की, अगर वहाँ से अगर कोई पैसा और प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है तो टैक्स नहीं करेंगे। तो ये 8 चीज़ें थी जिस पे टैक्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, विच फॉल्स इन एनी द फॉलोइंग 5 कैटेगरी, मतलब ये 5 कैटेगरी वाले जो हैं वो टैक्स होंगे, और वो 5 कैटेगरी यहाँ है। फॉलोइंग आर द 5 कैटेगरीज। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि शादी पे आपको प्रॉपर्टी मिल गया, क्या ये टैक्स होगा? नहीं होगा। विल में मिल गया, नहीं होगा। किसी हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन 1023C में रजिस्टर्ड उनसे मिल गया, नहीं होगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 12A 12AA में है, नहीं होगा। चलो अब देख लेते हैं वो 5 कैटेगरी क्या है। डिफरेंट कैटेगरीज, टैक्स ट्रीटमेंट, और फॉर द सीलिंग ऑफ 50,000 तक है तो फिर तो टैक्स की बात आएगी। Whether a single transaction would be examined or all transaction of the previous year will be considered. Now, any sum of money, gift in cash or by or check or draft, check के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है,
इफ एग्रीगेट अमाउंट of sum of money received without any consideration from one or more person during a previous year, पूरे साल में, ना कि एक बार, पूरे साल में अगर एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से एक्सीड करता है, 50,000 से ज़्यादा हो गया, आपको मिल गया, द होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो पूरा, यहाँ पे 50,000 घटाएंगे नहीं, पूरा का पूरा टैक्स कर देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड बिल्डिंग मिल रही है आपको बिना कंसिडरेशन के, तो इफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड होज स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सेज ₹50,000, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो ये सिंगल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। अगर एक प्रॉपर्टी आपको बिना कंसिडरेशन की मिलेगी और 50,000 से ज़्यादा की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो पूरे अमाउंट पे टैक्स हो जाएगा। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एन कंसिडरेशन विच इज लेस देन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, कंसिडरेशन पे मिल रही है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, इफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, द डिफरेंस बिटवीन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज चार्जेबल टू टैक्स। मतलब ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख, ठीक है, आपको ये चीज़ मिल गई कितने में, 20 लाख में, तो ये जो 30 लाख है, ये 30 लाख पे टैक्स होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एक ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ऐसे अगर बार बार ट्रांजेक्शन होगी तो सबके लिए अलग अलग कंप्यूट करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी है बिना कंसिडरेशन के, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विदाउट कंसिडरेशन कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, 50,000 से ज़्यादा है, तो जो भी वैल्यू है वो पूरी की पूरी टैक्स हो जाएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, मूवेबल प्रॉपर्टी है, कंसिडरेशन उसका लेस है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो if movable property or property is received for a consideration which is less than the aggregate fair market value of the property by an amount exceeding 50,000, the difference between aggregate fair market value और consideration is chargeable to tax। मतलब वही चीज़ है, 50 लाख की वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू, और आपने कंसिडरेशन दिया है 10 लाख का, तो जो 40 लाख का जो है डिफरेंस वो यहाँ पे टैक्स हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा। ये सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स की कंप्यूटेशन होगी, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट। ये जो कैपिटल एसेट है ये प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग की प्रॉपर्टी है, शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, मतलब ये पुरानी जो मूर्ति और होते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, अच्छे अच्छे पेंटिंग होंगे, स्कल्पचर्स होंगे, पुराने हथियार और कुछ एनी वर्क ऑफ आर्ट, और बुलियन, ज्वेलरी ही होती है बेसिकली ये बुलियन। तो ये अगर है तो आप प्रॉपर्टी मानेंगे, और इस प्रॉपर्टी को अगर किसी को देते हैं कंसिडरेशन में, विदाउट कंसिडरेशन में, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो मान लेंगे। तो सर मैंने किसी को कार दे दिया 5 लाख का, तो क्या ये गिफ्ट माना जाएगा या क्या इस पे टैक्स होगा? तो कार तो कहीं प्रॉपर्टी में है ही नहीं, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल असेट। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी देखो शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन है, यही प्रॉपर्टी माने जाएंगे, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप अगर ये गिफ्ट करते हो तो ही इस सेक्शन की बात होगी। किसी को घड़ी दे रहे हो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सर रिलेटिव की बात आ रही थी कि रिलेटिव से अगर आप लेते हो गिफ्ट ना, तो पहला ही पॉइंट था कि रिलेटिव से ले लेते हो तो कोई टैक्स नहीं हो। तो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है? तो रिलेटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव मीन्स स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस हस्बैंड या फिर वाइफ, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। स्पाउस ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ के भाई बहन, ठीक है ना। ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मेरे मम्मी पापा के भाई बहन। एनी लीनियंट एसिडेंट और नाना नानी या उसके बच्चे, लीनियंट एसिडेंट और डिसेडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। एनी लीनियंट एसिडेंट ऑफ द स्पाउस, मतलब मेरे मदर फादर और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ के मदर फादर और बच्चे, ठीक है ना। स्पाउस ऑफ द पर्सन, वही सारी चीज़ें, ये लोग आ जाते हैं आपके रिलेटिव। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफ असेसी इज मिस्टर एक्स एक असेसी है, तो उसके रिलेटिव कौन कौन होंगे? उसकी वाइफ के भाई बहन, फिर उसके
मिसिज एक्स के, मतलब मिसिज एक्स तो उसके रिलेटिव होगी मेरे भाई बहन, फिर मेरी वाइफ मिसिज एक्स, मतलब मिसिज एक्स के भाई बहन हो जाएंगे। मिस्टर एक्स के पेरेंट्स, उसके भाई बहन, पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर। मिस्टर एक्स के फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर एंड सो ऑन। और मिस्टर एक्स का सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, बेटा, पोता, परपोता, बेटी, बेटी के बाद जो होती है बेटी की बेटी, फिर उसकी बेटी, सब। मिसेज एक्स का सेम चीज, जो मिस्टर एक्स के लिए फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर एंड सो ऑन। और मिसेज एक्स का जो सन है, ग्रैंड सन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर एंड सो ऑन। ये लीनियर एसिडेंट का मतलब यही है। इन ऑल द केसेस फ्रॉम पॉइंट 2 और 6, इस 2 से लेके 6 तक में जितने भी आपने देखे ना, उनकी बीवियां भी, स्पाउसेज भी कवर्ड है। बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें कवर्ड हो जाएंगे, तो अब खुले दिल से किसी से भी गिफ्ट लो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 11.8 डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन 57। इसमें सर डिडक्शन क्या होगी? अभी तक तो टैक्स ही देखा है, डिडक्शन भी है दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपने कोई लोन लिया किस चीज़ के लिए? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए, विल ऑल्सो बी डिडक्टेबल इफ इट इज एक्चुअली यूज फॉर द अफॉरसेड पर्पस। अगर आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया उसी पर्पस के लिए यूज भी किया। बट इफ डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट है, शेयर से अगर जो भी डिविडेंड होगा 1034 में डिमोस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। द एक्सपेंसेस शैल नॉट बी अलाउड द डिडक्शन बिकॉज एक्सपेंसेस इनकर टू अर्न द इनकम विच इज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 आर नॉट अलाउड डिडक्शन। तो यहाँ पे एक्सपेंस डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन द केस ऑफ इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडोज, जो विधवा है या फिर उसके लीगल हायर्स हैं, किसी एम्प्लॉय की डेथ के बाद अगर उनको फैमिली पेंशन मिल रहा है, तो 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 विच एवर इज लेस इज अलाउड ए डिडक्शन। पेंशन का 1/3 निकालो या फिर 15,000, दोनों में जो कम है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। Now third, any other expenditure not being a capital expenditure or personal expenditure of the SIC incurred wholly or exclusively for the purpose of earning such income, उस इनकम को अर्न करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो डिडक्शन मिल जाएगा। एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल इफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस, कोई भी खर्चा तभी डिडक्ट होगा, द एक्सपेंडिचर मस्ट बी लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अर्निंग, पूरा के पूरे तरीके से उसी कमाई के लिए वो खर्चा किया गया है तो मिलेगा। द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी इन द नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी इन द नेचर ऑफ, नॉट इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी लेड आउट और एक्सपेंड इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर नॉट इन एनी प्रियर और सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब वो उसी प्रीवियस ईयर में वो खर्चा होना चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद, तभी आपको खर्चे की डिडक्शन मिलेगी। अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 58, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो कौन से अमाउंट की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी? एनी पर्सनल एक्सपेंस ऑफ दी एसएससी, पर्सनल खर्चा अगर आपका है, मेरा नहीं डिडक्ट कर सकते। पेमेंट टू रिलेटिव एंड एसोसिएशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर कंसीडर इट एक्सेसिव और अनरीजनेबल, आप अपने रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं, 5,000 की चीज़ है, दे रहे हो 10,000, तो खर्चा ज़्यादा कर दिया ना, अनरीजनेबल है, तो असेसिंग ऑफिसर को डाउट हो जाएगा, तो वो 10,000 नहीं घटाने देगा, वो फिर 5,000 ही घटाने देगा। एक्सेस जो भी आप उसको दे रहे हो घटाने नहीं देगा। एक्सपेंस या फिर लॉस हुआ है लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग रेस हॉर्स, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, शैल नॉट बी डिडक्टेबल इन प्रीवियस सेटिंग। बट इस टाइप के इनकम कमाने के लिए अगर खर्चा हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप घटा नहीं सकते। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, इन सब के लिए कोई भी खर्चा घटा नहीं सकते। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्टेड इनकम आर नॉट डिडक्टेबल, अगर एग्जेम्प्ट किसी इनकम को अगर एग्जेम्प्ट कर दिया तो उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा कर रहे हो ना, जब इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया तो उससे रिगार्डिंग कोई खर्चा है तो उसकी क्या बात आएगी यार, वो आपको घटाने नहीं देंगे, ठीक है ना। किसी भी ये पूरे इनकम टैक्स के लिए अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसको कमाने के लिए कोई भी खर्चा किया है आपने तो कोई डिडक्शन नहीं है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने आगे अगले टॉपिक मिसलेनियस पॉइंट्स, जो कहीं कवर नहीं होते वो मिसलेनियस पॉइंट्स में डाल देते।
डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1035। यूटीआई से डिविडेंड मिल रहा है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया से डिविडेंड मिल रहा है, म्यूचुअल फंड पे डिविडेंड मिल रहा है, तो एग्जेम्प्ट है 1035 में। 1034 में डोमेस्टिक कंपनी के जो डिविडेंड मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी और गैम्बलिंग नेचर इनकम आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट से उनसी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है, टीडीएस का रेट क्या है 10%। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में क्या है टीडीएस 10%। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टीडीएस इज नील। गवर्नमेंट के केस में टीडीएस नील है। टीडीएस मतलब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, आप अपना इनकम टैक्स दोगे अलग से। Now 4, anything received by partners from their partnership firm is taxable under the head PGBP in their individual hand. For example, interest on capital, share of profit, remuneration to part। आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, रिम्यूनरेशन भी मिलेगा, तो ये सारे के सारे पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड ऑफ पार्टनर। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप पे करती है टैक्स, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है 10(2)(a) में। कहीं भी सेक्शन 10 दिख जाए ना तो एग्जेम्पशन की बात हो रही है, ऐसे कहीं भी सेक्शन 2 देखेंगे तो डेफिनेशन की बात हो रही है। Now 6, maximum rate of interest which a firm can pay to the partner as interest on partners on capital contribution cannot exceed 12% per annum। मतलब ये कि पार्टनर्स जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर को। तो पार्टनर को जो कैपिटल दिया जा रहा है वो 12% से ज़्यादा नहीं दे सकती पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। 12% एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पे करो तो खर्चा डिडक्ट नहीं होगा। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस सिक्योरिटी आर दोज द इंटरेस्ट ऑन विच is fully exempt from tax under section 1015। interest on such securities neither including total income of the assessee nor is tax। जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम में ही ऐड नहीं होगी, तो बात ही खत्म हो गई। फिर लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसपे टैक्स का रेट कम होता है, इंटरेस्ट सच सिक्योरिटी शैल बी इंक्लूड द टोटल इनकम सिक्योरिटी होल्डर, टैक्स शैल नॉट बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच। मतलब डिडक्ट टीडीएस नहीं कटेगा, आपको टोटल इनकम में ऐसे इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ये कवर कर लिया जो मिसलेनियस पॉइंट्स थे हमारे। समरी तो कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, तो अब इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज बच गया। सारे एक्सरसाइज हम एक साथ करेंगे जब हम अपने 10 ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर को भी फिनिश कर लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। जब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी आप कोई सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एक्स एक 42 ईयर्स ओल्ड हैं, गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 19-20 के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऑन दिसंबर 1, 2019 ही गेट्स गिफ्ट ऑफ हाउस नंबर 1। उनको एक गिफ्ट मिला है, कहाँ से? अपने फ्रेंड से, फ्रेंड बी से। अब देखो फ्रेंड है, ये रिलेटिव नहीं है। अगर रिलेटिव होता तो पूरा का पूरा एग्जिम्ट हो जाता, टैक्स होता ही, लेकिन फ्रेंड से मिल रहा है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 6 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 6 लाख। ठीक है जी, 50,000 से ज़्यादा है सर, हाँ पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा। ऑन दिसंबर 7, 2019 एक्स परचेज सेकेंड हैंड कार। अब यार कार तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर आपको अच्छे से याद होगा प्रोविजन तो पढ़ते ही पता लग जाएगा सर कार की बात क्यों कर रहे हो, ठीक है। लेकिन देखो जी नहीं पता हमें, अगर नहीं पता होगा, अच्छा जी सर 70,000 है, 50,000 से ज़्यादा है और उसकी मार्केट वैल्यू तो 3 लाख है सर, 3 हमने पढ़ा मार्केट वैल्यू ले लेते हैं, सब कुछ याद रहेगा। अगर ये नहीं याद रखोगे कार तो सब गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिसंबर 21, 2019 एक्स परचेज ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग तो सर प्रॉपर्टी में है, ठीक है। 4 लाख का ले रहे हो जी से, हु इज ब्रदर ऑफ मिसेज एक्स। मिसेज एक्स, एक्स की वाइफ, वाइफ का भाई, तो ये तो रिलेटिव की डेफिनेशन में है, ठीक है जी। ऑन जनवरी 25, 2020 एक्स गेट्स अ गिफ्ट चेक। एक्स को चेक मिल रहा है 1 लाख का फ्रॉम हिज फ्रेंड। ये फ्रेंड है, वो भी बर्थडे पे, शादी पे नहीं मिल रहा है, बर्थडे पे मिल रहा है, तो ये टैक्स हो जाएगा सर, ठीक है। एक्स कंट्रीब्यूट 10,000 द पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज डिपेंडेंट मदर। एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है डिपेंडेंट मदर के अकाउंट में 10,000, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो देख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल। सर ये 6 लाख तो पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी जो फेयर मार्केट वैल्यू, कार इज नॉट अ मूवेबल असेट अंडर द डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट, तो कार है नहीं तो नील होगा, ठीक है। हमने अभी भी पढ़ते पढ़ते इस सवाल को देख लिया। पेंटिंग,
नॉट विच इज़ लेस देन दियर फेयर मार्केट वैल्यू नॉट एन इनकम। पेंटिंग के केस में देख लेते हैं क्या है, क्या था हमारा एक बार। ऑन दिस एक्स परचेज, उन्होंने परचेज कितने में किया है, 4 लाख में। हु इज ब्रदर ऑफ मिसेज है फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन पेंटिंग में तो ब्रदर से है ना, नॉट एन इनकम, ठीक है। और गिफ्ट इन कैश और चेक, गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड 1 लाख, सिंस द अमाउंट एक्सीड 50,000 द होल अमाउंट ऑफ चार्जेबल टैक्स, 1 लाख टैक्स हो जाएगा। और ये जो अपने मदर के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें सेक्शन 80 का कोई डिडक्शन नहीं मिलता इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया। तो दोस्तों आपको अगर प्रोविज़न याद है और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड भी ख़त्म कर लिए। तो हमने अभी तक 4 हेड फिनिश कर लिए हैं, एक सैलरी का हेड रह गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।